एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सब के हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी आपको जुड़ जाइए और आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज हम लोग 3 सेशन करने वाले हैं सोलो प्रोफेसर्स के साथ, और आज का ये पहला सेशन है। इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे आज के फर्स्ट सोलो, इसका नाम है रूह तक का सफर भाग 1। भाग 1 इसलिए क्योंकि इसके अभी तक 12 भाग आने वाले हैं और ये सर आ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है सर आपके अपने हम लोग के डिजिटल पटल पर। जी, तो कैसा लग रहा है सर हमारे साथ लाइव जुड़ के इंस्टाग्राम पे? बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के, और एक बहुत अच्छा एहसास है एक आपके साथ जुड़ना। तो शुरू से शुरू करते हैं सर। सबके पहले तो आपको आपके रूह तक के सफर के पहले पड़ाव के लिए आगे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं सर। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। चलो शुरू करें रूह तक का सफर एक रूहानी। क्या बात है सर, रूह तक का सफर रूहानी। बहुत खुश सर, बहुत खुश। तो शुरू से शुरू करेंगे सर और जानना जी, चाहेंगे कि रूह तक का सफर आपके लिए क्या है, और रूह तक का सफर के पीछे इसके शीर्षक के नामांकन के पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह है, उसके बारे में आप बताइए सर जी। मेरे जो ये रूह तक का सफर जो किताब में लिख रहा हूँ, उसमें जज्बातों के साथ में इंसानी रूह जो है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो मैं न केवल अपने लफ्ज़ों को बयां कर रहा हूं, बल्कि एक रूह से निकली हुई आवाज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश में हूं। और ये बामुश्किल कोशिश है मेरी, लेकिन इसमें जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो लफ्ज़ों का जो जाल मैंने बुना है, वो लफ्ज़ शायद आप लोगों की रूह तक जरूर पहुंचेंगे। जरूर, बहुत। तो आगे हम लोग जानना चाहेंगे सर कि आपके लेखन का जो सफर है, जैसे आपने बताया रूह तक का सफर, तो आपके लेखन का सफर कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए। लेखनी तो शुरू से ही, जब से बचपन से ही मैं लिखता आ रहा हूँ। आप ये समझिए कि शुरू से ही ये मुझे विरासत में मिला है। और इसका जो विरासत में मेरे मिलने का वो ये है कि मेरे नाना जो हैं बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं, और वो शायद पत्रकारिता के जनक भी कहे जा सकते हैं। और मेरी माँ क्या जो बात है वो खुद एक कवित्री रही हैं। और मेरे नाना चंद्रगुप्त वार्ष्णेय जी अपने आप में एक मील का पत्थर थे हिंदी साहित्य के लिए। और करीब 7-8 लैंग्वेजेस पे उनका कंट्रोल था: उर्दू, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ये है विरासत में मुझे मिला हुआ, जिसकी की बाद में चर्चा अपन करते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा जी जी अध्याय जी, है जो आगे हम अभी लोग। चलता रहेगा। जी। जी सर, अभी बस 100 ठीक है सफ़े सर, एक हैं झलक किताब में दिखानी। मेरी। सर, हम्म 100 सफ़े हैं किताब में मेरी, हम्म। हर सफ़ा एक किताब है। क्या बात है, 100 सफ़े हैं किताब में मेरी, हर सफ़ा एक किताब है। क्या बात है सर, आला आला, हर बेनजीर बेनजीर बेनजीर। हर लफ्ज़ है एक जी, शेर, हर लफ्ज़ है एक शेर, हर शेर लाजवाब है। वाह। हर लफ्ज है शेर और हर शेर लाजवाब है। क्या बात है सर। वाह, तो ये लफ्ज़ों का ये दरिया है जो कभी रुकेगा नहीं, और बहता रहेगा अविरल, कभी थमेगा नहीं। बस यही है एकदम जो सर, अभी बहुत लंबा सफर। बहुत लंबा सफ़र है, जिसमें अपन आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। जी, जी सर। तो मैं आगे पूछता हूँ सर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके पाठन की रुचियों के बारे में। आपको क्या पढ़ना पसंद है, किनको पढ़ना पसंद है, किन लोगों को पढ़ना पसंद है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरे को वैसे तो हिंदी साहित्य से बहुत लगाव रहा है शुरू से ही। और हिंदी साहित्य से जुड़े रहने की वजह ये थी कि मेरी माँ जो हैं वो हिंदी की बहुत बड़ी कवित्री रही हैं। मेरे नाना हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। तो उस वजह से मेरे लेखन में और मेरे पाठ्यक्रम में भी, हिंदी में भी मेरे को 99 नंबर आया करते थे। क्या बात तो है, वाह। तो गजब। हिंदी हिंदी जैसे शब्दावली को प्रयोग में लाना, ये शुरू से ही मेरी आदत रही। और 8वीं कक्षा से, जब से मुझे ज्ञान पड़ता है, 8वीं कक्षा से
पहली जो मैंने पोइट्री लिखी थी वो थी क्या फूल फिर से खिलेगा। तो एक बहुत ही क्या बात। जज्बाती और बहुत ही रूहानी कविता थी, जिसमें कि मेरे घर वालों को बुला लिया गया और ये पूछा गया कि इस बच्चे को क्या परेशानी है कि ये ऐसी इतनी मार्मिक कविता इस उम्र में लिख रहा है, तो कुछ ना कुछ जरूर है जो इसके मन को कचोट रहा है। तो वो चीज है जो मैं लिखता हूँ, वो जज्बात लिखता हूँ, वो अल्फाज नहीं जज्बात होते हैं। अल्फाज और जज्बात में बहुत फर्क है। अल्फाज हर कोई लिख सकता है, हर पत्रकार अल्फाज लिखता है, लेकिन शायद कोई जज्बात नहीं लिख पाता। और वो जज्बातों का जो जज्बातों को जब आप लफ्जों में बयां करते हैं तो वही तक रूह तक पहुंच सकते हैं। जी सर। तो सर अब हम लोग जानना चाहें कि आपको क्या लिखना पसंद है। आपने बताया कि हिंदी का आपको बहुत शौक था, तो वैसे पढ़ने के बारे में बताइए कि आपको लिखने के बारे में बताइए, क्या आपको लिखना पसंद है, क्या लिखना पसंद करते हैं क्या। जी। मैं जो लिखता हूँ वो इंसानी जज्बों को लिखता हूँ, इंसानी चेहरे पढ़ता हूँ, इंसानी जज्बातों को समझता हूँ और उनकी रूह तक को पढ़ के फिर अपने लफ्जों में उनको कागज पे उतारता हूँ। और शायद मेरे लफ्ज जो हैं वो हर हर इंसान की जुबान होंगे और हर इंसान की कहानी होंगे। वो उसको पढ़ के यही सोचेगा, हाँ यार यही तो सब मैं कहना चाहता था, हाँ यही सब तो मैं बयां करना चाहता हूँ। तो यही सब है, एक सफर है, ये बहुत लंबा सफर है, इसमें बहुत आगे बढ़ना है और इसको आगे मुकाम तक पहुंचाना है। इसमें आपका सहयोग जी बहुत रहे, मेरे को चाहिएगा। जरूर। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सुबह की, एक समंदर है आपकी जज्बातों का, नज्मों का, रचनाकारों का, रचनाओं का। तो मैं चाहूंगा कुछ कतरा आप हम पे बरसाए, कुछ नज्म हमारे सामने छोटे छोटे पेश करें, तो हम लोग भी सर तारुफ करें। जी सर सुनाइए इरशाद। इरशाद। तो ये जो आजकल की जो जिंदगी है, जो हम लोग कहते हैं कि बड़ी मसरूफियत से भरी हुई जिंदगी है, कि हर इंसान जी मसरूफ है। वो शायद अपने अपने सोच में मसरूफ है, वो अपने काम में मसरूफ है, वो दुनियादारी में मसरूफ है, वो किसी परेशानी में मसरूफ है। लेकिन इसका जो तर्जुमा है वो मैं आपको करके सुनाता हूँ जी कि सर। तेरी तेरी मसरूफियत के चर्चे, तेरी मसरूफियत के चर्चे चर्चाए आम हो गए। आम हो गए। वाह। तेरी मसरूफियत के चर्चे चर्चाए आम हो गए और तेरे वादे शाम से सुबह, सुबह से शाम हो गए। सुबह से शाम हो गए, क्या बात है सर, माय फेवरेट। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो मजा आ गया सर। फिर जी। फिर जो है आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम्म, वो कहते हैं कि भाई आपको समझना कपिल जी बड़ा मुश्किल है। तो मैं सिर्फ इतनी सी हम्म, बात कहता हूँ कि मैं वो दरिया हूँ, भंवर बटते हैं बनते हैं कई, कि मैं वो हाँ, दरिया हूँ, भंवर बनते हैं मिटते हैं कई, मगर डूब पाता नहीं कोई समंदर सी गहराई में। मगर डूब पाता नहीं कोई समुंदर से गहराई। वाह। जी जी। बहुत उम्दा। तो ये जो सफर मैंने काटा अपनी जिंदगी का, आज मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ और दिसंबर में 60 साल का हो जाऊंगा। तो ये जो सफर मैंने काटा, उस सफर पे एक चीज है कि दौरे खिजा आसान नहीं था। हम्म, दौरे खिजा आसान नहीं था, फिजा गुलशन में फिर से आएगी, एतबार ये जरूर था। तो वाह। उसी पे जिंदगी को कायम रखा और उसी को सोचते हुए मैं ये लिखता चला गया। और आज शायद मेरे को ये तीसरा दशक है लिखते हुए, वाह। 3 दशक से लिख रहा हूँ। और करीब मेरे पास में 30 से 40 हजार शेर हैं जो आपके माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचे, तो बहुत खुशनसीब समझूंगा अपने आप को। और ये जरूर आपका सर। आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं मैं इस चीज में कि आपने मेरे इस कला को कुछ पहचाना और इसको एक नया आयाम और अंजाम देने का एक सिलसिला जारी किया। एकदम सर, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके पास 30-30 हजार राइटर शायरियाँ हो, वैसे लेखक को हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए स्वर्णिम उपलब्धि है सर। हम्म। तो प्रश्न। जी। जी प्रश्न बताएं तो सर। प्रश्नावली का सिलसिला मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा था, हम लोग जैसे लिखते हैं तो लाइफ में सर ऐसा होता है कि राइटअप होता है, लिखता है। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ क्षण बताइए, ऐसा कुछ घटना होता है, ऐसे कुछ भाव होते हैं जो आप अपने आप को लिखने से रोक नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में बताइए। मेरे लिए मैं एक बहुत ही जज्बाती इंसान हूं, बहुत जज्बाती इंसान हूं।
जी। और शायद ये जज्बा मेरे बच्चों में भी आया है, वो भी बहुत जज्बाती हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग दिल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। किसी का भी दर्द, दुख दर्द और जो किसी की भी परेशानी, वो हम लोगों से देखी नहीं जाती और चैरिटी में और इन चीज़ों में हम लोग बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है? जितना सक्षम हो सकता है, हम किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आप कहना चाहते हैं कि मैंने क्यों लिखना शुरू किया, लिखने का सफ़र जो है ये हादसों से भरी हुई ज़िंदगी होती है इंसान की। एक अच्छा शायर वही होता है जो जिसकी ज़िंदगी हादसों से गुज़रती है। जी। वही वही दर्द समझ सकता है, वही किसी का मर्म समझ सकता है। जैसे कि एक अच्छा जोकर होने के लिए चोट खाना दिल पे बहुत ज़रूरी है, वरना जोकर नहीं बन सकता। तो क्या बात है। वही चीज़ है कि आपने अगर ज़ख्म दिल पे और नहीं लिए हैं, तो आप कभी अच्छी शायरी नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत। क्योंकि सिर्फ दिमाग से लिखी हुई शायरी वो सिर्फ आपको जुल्फों पे बयां करेगी, निगाहों पे, आंखों पे बयां करेगी, लेकिन कभी भी रूहानी चीजों को नहीं उतार पाएगी शब्दों में। कि जैसे मैंने लिखा कि तू मेरे रूबरू तो आ, हाँ। तू मेरे रूबरू तो आ, तुझे बताएं कातिल की सजा क्या है। तो वो एक चीज है ना, जो ये सब चीजें जब निकलती हैं, तो जब मैंने देखा कि इंसान किस तरीके से त्रस्त है, तो एक शेर लिखा हम्म। कि कभी शोला कभी शबनम, कभी शोला कभी शबनम, कभी अंगार मेरी आंखें। क- गार्ड। कभी शोला कभी शबनम, कभी अंगार मेरी आंखें, कभी रोती कभी हंसती, कभी बेजार मेरी आंखें। तो ये हर बेशक। इंसान की, कभी हर इंसान की, क्योंकि ये एक फीलिंग्स हैं, एक जज्बे हैं जो हर इंसान की निगाहों में से बयां होते हैं। और उन निगाहों को पढ़ना, और निगाहों को पढ़ के उनके चेहरों को पढ़ना और उसको फिर लफ्जों में उतारना, यही शायरी है, यही शायरी है। अगर आप अपनी अपनी फीलिंग्स को लिखेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको लोगों की फीलिंग्स को अपने लफ्जों में बयां करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों से जुड़ेंगे। तो बहुत। तो ये एक बहुत खूबसूरत जज्बा है, शायरी एक बहुत खूबसूरत जज्बा है, कविता एक बहुत बढ़िया माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, लोगों के दिलों में उतरने का। और मैं यही चाहूंगा कि मैं मेरे श्रोताओं के दिलों में उतरूं, जो वो चाहते हैं वो लिखूं, उनके जज्बात लिखूं, उनके अल्फाज अपने लफ्जों में लिखूं, जो वो कहना चाहते हैं वो मेरे लफ्जों के माध्यम से बयां हो जाए, बस इतना सा। और वो तभी संभव है जब मेरे पाठक, मेरे श्रोता मेरे से जुड़ेंगे, मेरे को समझेंगे, मेरे को पढ़ेंगे, तो मुझे शायद बहुत खुशी होगी। तो सर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो जैसे कि अभी आप बता रहे थे तो काफ़ी आपने वो मेरे जवाब को कवर कर लिया है। तो मैं फिर से एक बार पूछना चाहूँगा समाहित करके कि जैसे कि आपने बताया कि समाज की चीज़ें हैं, रूहानियत है, लोग हैं, चीज़ें। तो जो भी चीज़ें सर जो लोग साहित्य के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, आप अपने अनुभवों के अनुसार हिसाब से उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी रचनाओं में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भविष्य के लिए आप ये बताइए। आजकल के बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, आजकल के बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब मतलब उनकी एब्स्ट्रैक्ट जो पोइट्री है। हेलो सर। हेलो। जी। हाँ, लिंक हाँ टूट सर, गया था। बोलिए। जी। तो जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो लोग। लेकिन मैं आज की जनरेशन से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वो जब भी लिखें तो वो ऐसा सोच समझ के लिखें और जज्बों को लिखने की कोशिश करें, जज्बातों को पढ़ें, चेहरे पढ़ें लोगों के, उनके फीलिंग्स को समझें, उसको फिर आयाम दें। तो आज की तारीख में हम जो करना चाहते हैं, हम अगर अपनी फीलिंग्स को बयां करने की कोशिश करेंगे तो शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम दूसरों की चीजों को समझकर, उनकी परेशानियों को समझकर
उसको बयां करेंगे तो शायद बहुत अच्छा उसके अंदर गहराई आ सकती है और उसके अंदर अच्छा वजन आ सकता है। शायरी में वजन और एक उर्दू उर्दू शब्दों का प्रयोग, उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि उर्दू एक ऐसी जुबान है जिसमें कि बहुआयामी लफ्ज हैं, बहुत आयामी इतने लफ्ज हैं कि जिनमें कि इतनी खूबसूरत तरीके से बयां हो सकते हैं जज्बात। हिंदी जरूर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी भाषा है, हमारी भाषा भी बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन जो मिठास और जो रूहानियत उर्दू के लफ्जों में है, जी वो लफ्ज जो हैं वो हिंदी में नहीं आ सकते, ना वो इंग्लिश में आ सकते, क्योंकि एक जो अपनत्व और एक जो लगाव उर्दू लफ्जों में आता है और शेरों में जो वजन उर्दू लफ्जों से आता है वो हिंदी से नहीं आ सकता। क्या और बात। आप देखेंगे कि आज शायरी जो है, आज शायरी जितने भी लोग लिखते हैं उसके अंदर इतनी उर्दू की जुबान के वर्ड हैं, और हम अपने अगर हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को भी देखें तो इतनी घुल मिल गई है उर्दू लफ्जों से कि हम अपने आम भाषा में भी उर्दू का बहुत लफ्जों का प्रयोग करते हैं। तो जी देवनागरी अगर हिंदी की बात करें तो देवनागरी हिंदी उतनी ही कलिष्ठ है जितनी की उर्दू है। हिंदी के लफ्जों को भी समझना, उसके मतलब को समझना बड़ा क्लिष्ट है, जैसा कि आप कहते हैं कि उर्दू के शब्दों को समझना बड़ा क्लिष्ट है। नहीं, वो नहीं है। उर्दू उर्दू को जैसे अगर हम किसी शेर में डालेंगे किसी लफ्ज को, उसका मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि शायर क्या कहना चाहता है। ये है। जी। तो सर आगे बढ़ने चाहेंगे, आगे बढ़ने से वैसे आप उर्दू के लफ्जों का और लफ्ज का प्रयोग कर रहे थे, मैं चाहूंगा सर दो तीन नज्म छोटे छोटे हो जाए आपकी जुबान में, तो हमारा दिल खुश हो जाएगा। जी। कि मैं वो शोला हूँ, मैं वो शोला हूँ बुझाया है जिसे अपने लहू से मैंने, कि वाह। मैं वो शोला हूँ बुझाया है जिसे खुद अपने लहू से मैंने, और राख का ढेर हूं अब आंधियां नसीब है मेरा। अरे बाप रे, राग का ढेर हूँ मैं अब आंधियां नसीब। आंधियां नसीब क्या है बात मेरा। है। कि ये सजा क्या कम है, ये सजा क्या कम है मेरे मरने को, कि मैं तुझे चाहूं भी नहीं। कि वाह। ये कि ये सजा क्या कम है मेरे मरने को, कि मैं तुझे चाहूं भी नहीं। चाहूं भी नहीं। और 100 बार गुजरू राह गुजर से तेरी, सौ वाह। बार गुजरू राह गुजर से तेरी, और दर पे तेरे आऊं भी नहीं। आऊं भी नहीं। सर बहुत खूब। एक कुछ कोट होते हैं ना सर, हम लोग पढ़ते हैं बहुत बड़े बड़े जो कि हम लोग नाम लेते हैं, और दिल करता है कि यार ये कोट काश हम लिखते, या मतलब कि दिल का एकदम हाल लिख दिया। तो ये जो कोट है आपने जब भी सुनाया उस तभी उसने मैंने दो बार रिपीट करने को तो कहा। बहुत खूबसूरत। जब हमने अपनी प्रेमिका जी। को पहला पहला लफ्ज लिखा तो उसमें लिखा कि हमने लिख भेजा है चांदनी से पैगाम मोहब्बत तुम तक। क्या बात है। मैंने लिख भेजा है चांदनी से पैगाम मोहब्बत तुम तक, और बीच अमावस की रात है न जाने पहुंचे कब तक। तो अरे वाह। जब आप इश्क में होते हैं, जब आप इश्क इश्क में शायरी लिखते हैं, तो एक बड़ा अजीब सा एक माहौल होता है, एक बड़ा अजीब सा आपके अंदर जुनून होता है। तो ये है कि हंसी आए हंसी गए, हंसी आए हंसी गए, न दिल गया न हम गए। हंसी वाह। आए हंसी गए, न दिल गया न हम गए। जब तुम गए तो हम नशी, दिल भी गया हम भी गए। हम भी गए। क्या बात है सर। सर वो जो कभी आपने बताया था कि मैं जो जो हम शायरी करते तो चांद को तुम्हारा चेहरा लिखते, हाँ, वो वाला सर। हाँ सुनाइए जी। कि अगर मैं शायर होता, मैं जी। शायर, मैं मतलब सोच रहा हूँ कि हाँ हाँ। अगर मैं शायर होता तो तेरा सेहरा कहता। क्या घर बात में है। घर में शायर होता तो तेरा सेहरा कहता, और चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। चेहरा कहता। क्या बात है सर, बहुत खूब, तभी एकदम दिल खुश हो गया था। तो मजा आ गया सर। तो बेसिकली हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, शायरी सुनते हैं, क्या कुछ लोग अपने गजल गजल सुनाते हैं, जैसे आपकी छोटी छोटी शायरी है, तो अपने में आई थिंक शायरी मुकम्मल तभी होती है, और वही शायरी मुकम्मल होती है कि छोटे से टू लाइन में ही पूरा मुद्दा कह दे, पूरा पूरे मुकम्मल
मुकम्मल जो उसका मुद्दा है वो बता दे, तो बहुत जी। बड़ी बात है सर। आई थिंक आपसे आज के यूथ को सीख मिलेगी, है ना? तो जी तो मैं तो सिर्फ इतना से ही कहना चाहूंगा कि ये एक दरिया है जिसमें आप जितना डूबेंगे उतना उभरेंगे। जी और एक लफ्जों का जो कारवां है, ये लफ्जों का कारवां जो है इतना अजीम होता है कि इसके अंदर जितने लोग इस कारवां में जुड़ेंगे उतना ही कारवां और उतनी ही मंजिल आपको आसान लगेगी। जी सर, क्योंकि बहुत सही। अकेले अकेले सफर तय करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसके अंदर आपका हम सफर हमराज हमरा हमरा हम सफर हमराज होना जरूरी है। और शायर के लिए एक इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है शायरी के लिए। चाहे वो जी एब्स्ट्रैक्ट हो। मेरा तो खुदा खुदा जो है वो मेरा सनम है। मैं खुदा को सनम मानते हुए शायरी करता हूँ। तो अगर मेरा कोई खुदा है इस जमाने में, अगर मेरा कोई खुदा है इस जमाने में, तो आधा है बोतल में आधा है पैमाने में। आधा पैमाने में, क्या बात है सर। तो ये मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में हर चीज को आपको, जब भी इश्क जो है एक बहुत बढ़िया जरिया है इवन इंसान से इंसान का तारुफ कराने के लिए, इंसान से खुदा का तारुफ कराने के लिए, और खुद से खुद का तारुफ कराने के लिए इश्क बहुत जरूरी है। खुद को अपने आप बहुत से इश्क करना पड़ेगा और इश्क के जुनून में डूबना पड़ेगा, तब जाके शायरी का कोई उन्वान होगा। जी सर। तो जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत लंबा सफर है, भी आपके साथ हमारी बहुत पुस्तक आने वाली है। ये एक तरह से आपका एक फर्स्ट लुक है कि आपको बस हम लोग लोगों के सामने ला रहे हैं कि हाँ हमारे एक सर हैं। तो लास्ट में जाने से पहले बस सर बता दीजिए कि आपकी आगामी पुस्तकों के बारे में, आगामी योजनाओं के बारे में, उसके बारे में बता दीजिए, फिर इस सेशन को हम एंड करते हैं। जी रूह तक का सफर जो है इसके करीब आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 वॉल्यूम आने वाले हैं। और जी उसके बाद में मेरा जो अगली बुक जो आ रही है उसका नाम है सुन दिल की सदा। फिर उसके बाद जो पुस्तक आएगी उसका नाम है सुनो दिल ने क्या कहा। और फिर क्या यही यही वफा है। यही है वफा। तो ये यही है तीन, वफा। क्या यही है वफा। तो यही जी तीन पुस्तकें जो इसके बाद में आने वाली हैं, उनमें हम लोग आगे तफसील से इसका बात करेंगे। और बात करेंगे। बिल्कुल, और आगे से आगे बढ़ते रहेंगे और इसमें जो भी है उसको हम लफ्जों में बयां करेंगे। जी तो तो सर जाते जाते एक आपके अंदाज में कोई हो जाए, एक नशीले अंदाज में एक दो सुना दीजिए, फिर हम लोग आज के सेशन को खत्म करते हैं, क्योंकि 4:30 एक और सेशन है। जी कोई एक दो हो जाए छोटा सा। जुल्म सितम का तो फकत बहाना हो गया। क्या बात है। जुल्म सितम का तो फकत एक बहाना हो गया। उम्र ढलती गई आईने में चेहरा मेरा पुराना हो गया। अरे बाप रे, उम्र ढलती गई आईने में चेहरा मेरा पुराना हो गया। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। मतलब बहुत सारे शायरों से मैंने बातें की है, बहुत सारे शायरों से हुआ, लेकिन एक आपके जो वो जो जुबान होता है ना, बोलने का जो लहजा होता है, वो लहजा आपका एकदम ऑन द स्पॉट होता है। आपको जब नशीले अंदाज में बोलना होता है तो नशीले अंदाज में आप बोल, जब जब मोटिवेशनल होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने हुनर को, आपको अपने कोट को, अपने थॉट्स को समझना होता है कि हम किस लहजे में बोल रहे हैं। सर एक आखिरी में हो जाए, 1 मिनट बचा हुआ है, एक आखिरी बोल के खत्म करते हैं लास्ट में। जी हाँ, क्या है वो, मैंने आपको काफी अच्छे अच्छे आपको शेर मैंने सुना दिए। और जी जी शुक्रिया, मेहरबानी। 1 मिनट मैं आपको सुनाता हूँ बढ़िया शेर। हाँ हाँ बस एक। जी सर। हाँ, हाँ 1 मिनट में देख रहा एक था। मिनट में देख रहा था।